Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, today we are going to discuss the test number 35 which is from the reaction kinetics. जी हमारी बुक 1 का लास्ट टॉपिक रिएक्शन काइनेटिक्स और उसका टेस्ट नंबर 35 आज हमने डिस्कस करना है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ द टेस्ट. वेल डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट आपके सामने है. रिएक्शन काइनेटिक्स में जो लेक्चर था उसके तमाम पॉइंट्स को अपने जहन में रखिएगा. हम टेस्ट का आगाज करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा टेस्ट है और इस टेस्ट की डिस्कशन से हमारे पास एमडी कैट में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी काफी क्लैरिटी होगी. पेपर आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर 51 है जो मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए. क्वेश्चन नंबर 51 में स्टेट करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, याद है इंस्टेंटेनियस रेट, उसको जहन में रखिए, of the reaction and the average rate of the reaction is incorrect. उसने दोनों रेट्स की कुछ वैल्यूज, कोई पॉइंट्स, कोई कॉन्सेप्ट्स एलैबोरेट किए हैं. इट्स एन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन और इसमें से हमने इनकरेक्ट को चूज करना है कि क्या गलत है. सो पढ़ते हैं. अल्फा ऑप्शन देखते हैं. टेबल आपके सामने है. इसमें मौजूद है कि इट इज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम. एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहा है. हमसे जानते हैं, इसके पॉइंट्स मैंने लेक्चर में भी बताए थे. बिल्कुल सही कह रहा है. अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन की तरफ देखें तो इट्स अ रेट ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन द टू टाइम इंटरवल्स. क्लियर है. ये अल्फा ऑप्शन ठीक है. बट बीटा ऑप्शन में कहता है इट इज डिनोटेड एज डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी. वेल ये इंस्टेंटेनियस रेट है. ये डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी तो रिप्रेजेंटेशन है एवरेज रेट की बिटवीन द टू डिफरेंट टाइम इंटरवल्स. तो ये ऑप्शन गलत है. मैं अगर दूसरी तरफ देखता हूं तो वेरी स्मॉल चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, तो एक तरह से इसको इंटरकन्वर्ट किया गया है. सच रॉन्ग स्टेटमेंट, वेरी सिंपल स्टेटमेंट. इंस्टेंटेनियस रेट किसी भी एक मूवमेंट के ऊपर किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड होती है, रेट होता है. तो ये दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान नहीं होता. तो बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट है. मैं बाकी ऑप्शंस भी देखता हूं. चार्ली कहते हैं एट फर्स्ट इट इज फास्टर देन द एवरेज रेट. ठीक कह रहा है. और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब स्पीड ऑफ रिएक्शन स्लो होती है, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनती जाती है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता जाता है, तो फिर स्पीड स्लो हो जाती है. अब सही कह रहे हैं. तो एट फर्स्ट इट इज द स्लोअर देन द इंस्टेंटेनियस रेट. बिल्कुल ठीक लिखा है. अगर डेल्टा ऑप्शन की बात करें तो एट द एंड ऑफ द इंटरवल इट इज स्लोअर देन द एवरेज रेट. ये सारी बातें ठीक है. माय डियर स्टूडेंट्स, बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है जो कि बिल्कुल गलत रिप्रेजेंट कर रही है इंस्टेंटेनियस रेट को, डेफिनेटली उसके साथ एवरेज रेट को. सो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बीटा है. क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओके अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. वो रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब इसके हवाले से बातें पढ़ते हैं. अल्फा ऑप्शन में कहता है हमने इनकरेक्ट को चूज करना है. पेपर आपके सामने है. अल्फा में कहता है द रेट इक्वेशन फॉर इट इज रेट. ठीक है, उसने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को जीरो कर दिया. ठीक कह रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है. बीटा में कहता है इट प्रोसीड्स एट अ कांस्टेंट रेट व्हिच इज इक्वल टू के. एग्जैक्टली ये डिराइव किया हुआ है हमने. ये ऊपर वाली इक्वेशन जो अल्फा स्टेटमेंट है उससे भी बड़ा क्लियर विजिबल आंसर है. चार्ली में कहता है यूनिट फॉर के फॉर इट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड. ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स. हमने इनकरेक्ट को चूज करना है. डेल्टा में कहता है कि हाफ लाइफ ऑफ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. वेल माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन गलत है. मैंने इसको डिराइव करके प्रूव किया क्योंकि आपने हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की पढ़ी है, सेकंड ऑर्डर की पढ़ी है, थर्ड ऑर्डर की पढ़ी है, जीरो ऑर्डर को तो डिस्कस नहीं किया. लेकिन ये बड़ा खूबसूरत सवाल है. इसकी डिस्क्रिप्शन देखिए व्हाइट बोर्ड पे मैंने आपके लिए की है. वेल माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 52 में पहले मैंने आपको हाफ लाइफ के सिनेरियो में जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से जो हाफ लाइफ को कैलकुलेट करते हैं ना, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इन्वॉल्व किया जाए तो उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन की है. दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू. हम जानते हैं थी हाफ लाइफ एन. एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 ओवर ए एन माइनस 1. तो ए इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की. बट आपको यहाँ पे ये भी पॉइंट ध्यान में आया होगा कि हमारे पास 0.693 होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 1 होता है सेकंड ऑर्डर के लिए, 1.5 अबव होता है, उसके नीचे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू होती है. बट दिस इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन. अगर इसको जहन में रखते हैं तो वॉच दिस, क्या रिलेशन सामने आता है. जीरो ऑर्डर रिएक्शन कह रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन है, जीरो है, तो मैंने वैल्यू जीरो पुट कर दी है.
यहाँ पे भी जीरो वैल्यू पुट कर दिया। तो मेरे पास जो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का सिनेरियो आता है ये आता है A-1, ये ऊपर आके मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दी हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। डेल्टा ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 52 में वो क्या एलैबोरेट कर रहा था पेपर में, देखें वो कह रहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल। I proved that by solving this very beautiful and conceptual statement. Now you are very much clear that what you have to answer about the zero order reaction when you are talking about the half lives. Clear है? So delta option incorrect है, inversely नहीं, directly मैंने prove भी किया है। Clear है? Next question पे चलते हैं। Question number 53 है dear students, पेपर आपके सामने है। Which of the following is the most accurate and convenient method टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन? अच्छा, उसने डिफरेंट ऑप्शंस दी होंगी। अब रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के जो जितने मेथड्स हैं आपके ज़हन में होने चाहिए, जैसे अभी मैं सवालों में क्लियर कर, उसमें से भी जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है हमने उसको क्लिक इन करना है। वो कहता है जी फिजिकल मेथड ओनली। फिजिकल मेथड से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसने मुझे कहा है मोस्ट एक्यूरेट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। फिजिकल मेथड्स हैं हमारे पास जो डिफरेंट फिजिकल टाइप्स थी, डायटोमेट्रिक मेथड था, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक कंडक्टिविटी, वो सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। तो करते हैं। एंड द केमिकल मेथड, ये दोनों मेथड हैं जो कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है दैट इज द चार्ली ऑप्शन। वेरी सिंपल, बोथ ए एंड बी दे आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वेरी सिंपल, सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। बड़े खूबसूरत सवाल जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्राइक कर रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वो कंपैरिजन जो कि हम ऑर्डिनरी लेक्चर में नहीं करते, एमडी कैट के क्वेश्चन में जब इस तरह का ट्रिक जनरेट किया जाता है तो हम उसको आंसर कर सकें। So Charlie option was my answer. Next question है क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने। कहते कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, NO2+ कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, ये बड़ा कॉमन रिएक्शन है। इसको हमने कैलकुलेट किया था जब हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप की बात कर रहे थे, जब हम उसमें डिपेंडेंस की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड करता है वगैरह वगैरह, वो सारी बातें। अब वो क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द अबव रिएक्शन। करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी इनकरेक्ट होंगे, हमने करेक्ट चूज करनी है। अल्फा में कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO2। माय डियर स्टूडेंट्स, ये गलत है। अभी मैं इसको प्रूफ करता हूं। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड क्वेश्चन नंबर 54, मैंने इक्वेशन लिख दी। इन तमाम स्टेटमेंट्स को पढ़ने से पहले इसके आंसर को जस्टिफाई करते हैं। वॉच दिस। ये रिएक्शन है जो कि जनरल रिएक्शन कंप्लीट, जिसको वन स्टेप में शो कर देते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म, तो हम मैकेनिज्म में जानते हैं कि वो एक रिएक्शन जो कि एक इक्वेशन में शो किया जाता है वो सेवरल स्टेप्स में हो सकता है। ठीक है, अब उसमें जो फास्ट स्टेप है उसका रेट के साथ कोई लिंक नहीं है। जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, और जो मॉलिक्यूल स्लो स्टेप में रेट डिटरमिनिंग स्टेप में होता है वही वो होता है जो डिसाइड करता है हमारे रिएक्शन को। वॉच दिस, मेरे पास ये जो स्लो स्टेप है जो कि फर्स्ट स्टेप है, इसमें NO2 के दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं और NO3 बन रहा है, साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बन रही है। स्लो स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, इसलिए इसके ऊपर ही डिपेंडेंस होगी NO2 के ऊपर। हमारे पास CO सेकंड स्टेप में है, फर्स्ट स्टेप है, इसका ताल्लुक नहीं है, इस पे रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि रिएक्शन उस पर डिपेंड करेगा जो कि स्लो स्टेप में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो सेकंड स्टेप जो कि फास्ट होता है उसमें देखते हैं कि ये रिएक्शन होता है, NO2 रिकवर हो जाता है। ये जो एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आपको दिखने में नजर आ रहा था जो यूज हुआ, वो फाइंड आउट वो इक्वेशन से निकल गया, वो दोबारा रीजनरेट हो गया और साथ में मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। इन जनरल इसको अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 54 में मैं जस्टिफाई करता हूं कि मेरे पास जो स्लो स्टेप है जो मैंने आपको दिखाया है दैट इज द फर्स्ट स्टेप जो कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप है और इसमें NO2 का मॉलिक्यूल एंगेज हुआ है। सो इसको अगर हम देखते हैं तो इन तमाम स्टेटमेंट्स की बेसिस पे मैंने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना था। तो अल्फा तो इनकरेक्ट थी, बीटा में कहता था रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। यस, because rate of reaction is not depending upon the CO, because CO is not present in the slow step in the rate determining step. Rate is being dependent upon NO2 which is in the slow step. आपके सामने मौजूद था। So beta option is my answer. Very simple and clear. Let's move towards the next question. और वो question जो आपके सामने है that is 55. Consider the following statements about the specific rate constant. Informative questions होते हैं इसमें। अमूमी तौर पे एमडी कैट में ऐसा जब क्वेश्चन आता है, हम इसकी बारहा प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन भी होती है, कोई एक रॉन्ग स्टेटमेंट होती है उसको चूज करना आता है या सारी करेक्ट होती हैं लाइक दैट। तो इन तमाम स्टेटमेंट्स को गौर से पढ़ते हैं और बात करते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जिसे वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, उसके बारे में क्या चीज सही है। नंबर 1 स्टेटमेंट कहता है कि इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट which is represented by the K
इन द रेट इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, पहली स्टेटमेंट, इट्स यूनिट्स आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ऑर्डर्स, ठीक है, देखते हैं ऑर्डर पे है ना डिपेंडेंस। इट रिमेन्स कांस्टेंट अंडर द गिवन कंडीशंस, यस, पहली स्टेटमेंट। नंबर 4 में कहता है इट चेंजेस विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन क्या करता है, मुझे तो सारी स्टेटमेंट्स इसकी क्लियर है, वो कहता है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, दे ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वेलोसिटी कांस्टेंट के मुतालिक बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। इट्स एन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। ये पॉइंट्स आपकी रिवीजन के लिए अलहदा भी एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। सो व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन ईच एंड एवरी लाइन फॉर यू पीपल, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू पीपल। इट्स अ बेटर चांस इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन नंबर 55 टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट। So delta option is my answer. All statements are correct statements. Question number next, that is 56. Consider the following statements. अच्छा, units of the rate of a reaction does not depend upon the nature of the reaction. अच्छा, हम इसको देखते हैं. Units of the rate of a reaction depends upon order of reaction. फिर नंबर 3 में कहता है, जरा पॉइंट नोट कीजिएगा, देयर इज समथिंग कंफ्यूजन अबाउट द यूनिट्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये डिस्टर्बिंग लाइन है। नंबर 3 में कहता है लेसर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन। ओके, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्शन। यस, अभी ये पढ़ के आए। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Well, my dear students, ये जो नंबर 2 स्टेटमेंट है that is incorrect option, जिसमें वो कह रहा है कि unit of the rate of a reaction depends upon the order of reaction. My dear students, इसकी correct statement आप बड़ा clear जानते हैं, the units of the rate of reaction do not depend upon the order of the reaction. In fact, ये depend upon वो जो हमारे पास specific rate होता है ना, that depends upon that. तो ये आपके पास जो उसने स्टेटमेंट बोली कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करता है ऑर्डर पे, ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक रेट डिपेंड करता है। सो नंबर 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी 3 स्टेटमेंट्स ठीक है। सो मेरा आंसर जो है इसमें बीटा ऑप्शन है। आई एम क्लैरिफाइंग एंड आई एम एक्सप्लेनिंग द डेटा इन फ्रंट ऑफ यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। कहता है कि टेट्राइथाइल लेड, टेल आप जानते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट यूज करते हैं ना आप, उसकी नॉकिंग को कम करने के लिए, उसका फार्मूला दे दिया, is added to the petrol which save the petrol from pre-ignition and it act as। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन उसने दे दी है, उसको फंक्शन करने से रोक रहा है, and it act as। बड़ा खूबसूरत सवाल है। पहले में कहता है पॉइजनिंग ऑफ अ कैटालिस्ट। 90% स्टूडेंट्स इस अल्फा ऑप्शन पे डिसीव्ड हो जाएंगे। क्या ये कैटलिस्ट को पॉइजन कर रहा है? नहीं, ये तो पूरे रिएक्शन को स्लो डाउन कर रहा है। इसने किसी कैटलिस्ट को तो कुछ नहीं कहा, ये तो बजाते खुद एज एन इनहिबिटर, एज एन एंटी कैटलिस्ट काम कर रहा है। तो पॉइजनिंग का वर्ड देके इसके साथ जुड़े लफ्ज को गौर से देखना था। अल्फा मेरा आंसर नहीं है, क्यों? अगर सिंपल पॉइजनिंग कह देता ना, पॉइजनर ऑफ द रिएक्शन, ये पॉइजनर और इनहिबिटर ऑफ द रिएक्शन, तो फिर बात मानी जाती है। लेकिन पॉइजनिंग ऑफ द कैटलिस्ट, भाई कौन सा कैटलिस्ट इसमें मौजूद है, उसमें तो हमने कोई बात ही नहीं की। तो अल्फा ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है। बीटा इज माय आंसर, इनहिबिटर है, ये तो बजाते खुद रिएक्शन को पॉइजन कर रहा है, ये तो बजाते खुद रिएक्शन को स्लो डाउन कर रहा है। सो वेरी ब्यूटीफुल आंसर, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। इसमें जो पॉइंट है जिसके ऊपर आपने फोकस करना है, ध्यान देना है कि पॉइजनिंग ऑफ द कैटलिस्ट की वजह से ये बात गलत होगी। अगर इसके कहते पॉइजन फॉर द रिएक्शन, हाँ तो फिर ठीक है, फिर ये इनहिबिटर है। क्लियर हो गया? सो ये बात आपने ज़हन में रखनी है माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है बीटा ऑप्शन, बीटा इज माय आंसर, बाकी इररेलेवेंट है। क्वेश्चन नंबर 58, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड, हाँ, फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। बड़ा खूबसूरत सवाल है, इसे मैंने सॉल्व भी किया, अभी आपको मैं जस्टिफाई करता हूँ। पहले तो इन्फॉर्मेशन आपको भी पता है, एमसीक्यू में अलहदा से पूछी जा सकती है, या खुद दे रहा है कि जब भी आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेरे पास रिएक्शन रेट डबल हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है, द इंक्रीज इन रिएक्शन रेट एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर राइज फ्रॉम 10 सेल्सियस टू 100 सेल्सियस। 10 से 20, देन 30, then 40, 50, 60 up to 100, आपको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डबल के यूनिट को। वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैंने इसे सॉल्व किया, वेरी सिंपल।
क्वेश्चन नंबर 58 माय डियर स्टूडेंट्स आपके सामने है। ये मैंने एक सिंपल लाइन में इस क्वेश्चन को जस्टिफाई किया। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 पे जा रहे हैं, यानी आप इंक्रीज इन द रेट, आप ये इंफॉर्मेशन तो जानते हैं जो मैंने बता दिया। अब आप जानते हैं इंक्रीज इन रेट फॉर द 90 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि आपने 10 से 100 पे गए हैं, आपने 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर रेज किया। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे यू आर मल्टीप्लाइंग विद 2 एंड 2। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रीजन में करता हूं तो 2 × 10⁻⁹ आता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 9 टाइम्स आप लिखेंगे। So you are getting the answer 512. Very simple, very clear answer. So this is a beautiful question which could be asked, और इसको मैंने justify किया है। आपके पास जो आंसर आ रहा है that is 512. अगर मैं options को देखूं my dear students, so beta option is my answer. Very simple and very clear. But this was a practice for you people that no need to confuse about anything like that कि अगर कोई ऐसा question पूछ लिया जाए आपने उसको किस तरह simplest way में आंसर करना है। Question number 59 है, if the reaction rate at a given temperature becomes slower, reaction rate becomes slower, then alpha में कहता है free energy of activation is higher. फ्री एनर्जी से कंफ्यूज नहीं ना, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं। यू नो व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, विच इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स इनटू द प्रोडक्ट। वो बैरियर क्रॉस करना होता है जिसकी मैंने लेक्चर में बात की थी। वेरी सिंपल, यू नो दैट। अब मेरी बात सुने, वो कहता है कि अगर आपके पास रिएक्शन रेट स्लो हो गया है तो डेफिनेटली इसका क्या मतलब है, हमारे पास उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी है। जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको अपना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। और कैटलिस्ट करता क्या है, जरा पॉइंट सुने, रिलेटेड बात है। कैटलिस्ट सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को ही तो लोअर करता है, ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है। लिटिल अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट, इसलिए रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। कैटलिस्ट स्पीड्स अप द रिएक्शन जस्ट बिकॉज दैट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। और इस तमाम कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन के बाद मैं अल्फा को ही आंसर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसने कहा रिएक्शन स्लो हुआ है, तो क्या हुआ, इसकी रीजन सर एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो गई है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर इज द अल्फा। मैं बाकी भी पढ़ लेता हूं। नहीं, बीटा तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। एनर्जी चेंजेस एक ब्लैंक स्टेटमेंट है, इसका कोई कंसेप्ट और रेलेवेंट बात नहीं हो रही, इसके साथ कुछ वर्ड्स अटैच करे, कुछ स्टेटमेंट बनाए, फिर मैं आंसर करूंगा। एनर्जी चेंजेस तो होती हैं। और डाटा में कहता है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रिमेन कांस्टेंट। वेल माय डियर स्टूडेंट, दिस इज नॉट द आंसर। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, वेरी क्लियर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। इन अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक क्लोराइड, हाइड्रोलिसिस जिसमें वाटर इन्वॉल्व है रिएक्टेंट में। बट लेक्चर में मैंने एक बात की थी, मैं रिवाइज कर रहा हूं, जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बल्क वेरी लार्ज अमाउंट में, एक्सेसिव अमाउंट में वाटर को लेते हैं, और हम नॉर्मली वाटर इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, बट हम उसके ऊपर रिएक्शन की डिपेंडेंसी कंसीडर नहीं करते, जिसकी वजह से मैंने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। गॉट इट? अब उस वाटर के कॉन्सेप्ट को जो मैंने अभी रिवाइज किया, ज़हन में रखें और बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ें। कहता है in a reaction involving the hydrolysis of an organic chloride as shown below, ठीक है, इसने रिएक्शन कर दी, एक टेबल दे दी है, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, मैं उसको पढ़ता हूं, आंसर करता हूं। वो कहता है मोलेकुलरिटी इज 2। हाँ, रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, वाटर भी है और ऑर्गेनिक क्लोराइड भी है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, सेकेंड ऑर्डर नहीं है, वाटर एक्सेस में कर दिया है, हाइड्रोलिसिस है, यही तो बोला मैंने। मेरे पास ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, हम इसको जनरली फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे क्योंकि हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं कि जब एक रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो फिर उसके ऊपर रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, तो इसका ऑर्डर फर्स्ट होना चाहिए। मैं ऑप्शंस को देखता हूं। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल एंड क्लियर, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा, अबाउट द फैक्टर्स विच इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। द ब्यूटिफुल पेपर, the beautiful questions, in fact they are trying to revise and check your concepts। अब हम correct option को ढूंढेंगे, might possible सारी options जैसे हम पहले बात करते हैं, ठीक हो, रिवीजन हो। वही नंबर 1 में कहता है the nature and the concentration of the reactants, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इफेक्ट होता है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट पे, बिल्कुल इफेक्ट होता है, इफेक्टिव कोलिजंस, एरिया ऑफ कांटेक्ट, बॉन्ड मेकिंग, ब्रेकिंग, बिल्कुल ठीक है। नंबर 3 स्टेटमेंट कहता है द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, यस बिल्कुल डिपेंड करता है, लाइट, ये तमाम फैक्टर्स तो हमने हेडर्स में पढ़े हुए हैं, तो सारी स्टेटमेंट्स ठीक है। उसने कहा था बताओ करेक्ट कौन सी है, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वेरी सिंपल। सो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। Which one of the following method
is not used नेगेटिव क्वेश्चन है, to determine the order of the reaction, to determine the order of reaction, उसको order of reaction को determine के लिए कौन सा method use नहीं करते. अच्छा, method of large excess use करते हैं हम, graphical method use करते हैं, हाफ लाइफ मेथड तो बड़ा कॉमन मेथड है जिसको यूज करते हैं, जिसके जरिए बेसिकली आपकी किताब में एलाबोरेशन दी जाती है और जिसके ऊपर हमने फोकस भी किया हुआ है. हम जानते हैं कि हाफ लाइफ मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बड़े क्लियर, एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी की थी स्टार्ट में. वो जो कह रहे हैं ना, रिफ्रैक्ट्रोमीट्रिक मेथड, दिलैक्ट्रोमीट्रिक मेथड, कंडक्टिविटी मेथड, ये तमाम मेथड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए हैं. सो उसने क्वेश्चन किया था कि नॉट यूज टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. वेरी सिंपल एंड क्लियर, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल फिजिकल मेथड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन, नॉट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. क्लियर है? सो बीटा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 63, Which of the following is the heterogeneous catalysis? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की बात की थी, जिसमें हमारे पास जो कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट है वो रिएक्टेंट से डिफरेंट हो, हेट्रो, और अगर वही स्टेट हो कैटालिस्ट की जो उसके रिएक्टेंट्स की फिजिकल स्टेट है तो उसको होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं. सो मैं अभी आंसर कर देता हूँ, आपके सामने रिएक्शंस मौजूद हैं. पहले में वो बात कर रहे हैं NO2 ऑक्सीजन भी गैस है, और साथ में डेफिनेटली अल्फा ऑप्शन, ये होमोजीनियस कैटालिसिस है. हमने हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की बात करनी है. बीटा में मेरे पास दो गैसेस हैं और डेफिनेटली बीटा ऑप्शन में मेरे पास बिल्कुल ये हेट्रोजेनियस कैटालिसिस की एग्जांपल है. निकल सॉलिड है, चार्ली ऑप्शन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और आयरन ऑक्साइड. ये दोनों जो ऑप्शंस हैं बी एंड सी, हैबर प्रोसेस की बात कर रहा है, डेफिनेटली हाइड्रोजनेशन की बात कर रहा है. तो निकल सॉलिड है, बाकी मटेरियल फिजिकल स्टेट से डिफरेंस है, दो गैसेस हैं. बिल्कुल इसी तरह चार्ली में भी दो गैसेस हैं और कैटालिस्ट सॉलिड फॉर्म में है, हेट्रोजेनिटी पाई जाती है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द हेट्रोजेनियस कैटालिसिस. बोथ ऑप्शंस बीटा एंड चार्ली. सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. डेल्टा इज माय आंसर. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द हेट्रोजेनियस कैटालिसिस. गुड आंसर, गुड रिवीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 64 है, द हाइड्रोलिसिस ऑफ द, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं. हाइड्रोलिसिस, वंस अगेन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा. बाय हाइड्रोक्साइड आयन प्रोसीड्स इन 2 स्टेप्स. उसने बता दिए 2 स्टेप्स हैं. अच्छा, हम जानते हैं पहले टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, पहला स्टेप जो कि स्लो स्टेप है, जो कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है. और आप लोग जानते हैं कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़े तो उसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात की थी, SN1 की. उसमें फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप था, सेम इसी की बात की थी. और उसमें जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था, स्लो स्टेप था, उसमें सिर्फ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होता है. तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको मैंने रिवाइज कर दिया. अब आपसे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट इक्वेशन इज कंसिस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन. आप मुझे बताएं कि रेट किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पर, जो उसने एग्जांपल दी है. क्यों? क्योंकि स्लो स्टेप में सिर्फ ये एक मॉलिक्यूल है. ये एक मॉलिक्यूल पहले टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो बाकी रिएक्शन फास्ट हो जाएगा. अभी हम बात करके आए थे कि स्लो स्टेप जो कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, उसमें जितने मॉलिक्यूल होते हैं वो रेट पर डिपेंड करते हैं या रेट उन पर डिपेंड करता है. सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल एंड क्लियर, और बड़ा क्लियर आंसर है. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक्सपोनेंट्स का भी ख्याल रखना है. क्लियर है? और फार्मूला को जो आपके पास कंसंट्रेशन ब्लॉक में लिखे गए हैं बड़ी क्लियरली आंसर करना है. बड़े आसान क्वेश्चन, बड़े क्लियर क्वेश्चंस, बट वर्थ नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन. सो आई एम एक्सप्लेनिंग दैट ऑल. डेल्टा इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 65 है, the overall kinetics of a reaction is governed by, overall kinetics is governed by. beautiful question, अभी आपको पता लग जाता है. the main reaction, the fastest step in the in the mixture, ठीक है. slowest step, हमारे पास इनफैक्ट रेट डिटर्मिनिंग स्टेप आपके सामने वही क्वेश्चन है, उसको पूछने का खूबसूरत अंदाज, बार बार बहुत प्यारा क्वेश्चन है एमडीकैट का. इसमें मेरे पास चार्ली ऑप्शन है कि हमारे पास जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, जो स्लोएस्ट स्टेप है, वही तो रेट के बारे में एक्सप्लेन करेगा. सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल एंड क्लियर. क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं. 66, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड, द इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल मेथड्स को ध्यान में लाइएगा तमाम को, which is used to measure the angle through which a plane polarized light is being deflected when you are going to calculate the rate of a chemical reaction by physical means. You are using the polarimeter. You are using the polarimeter. Plane polarized light को अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. और ये बड़ी जबरदस्त डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चन नंबर 66 की. अल्फा आपके सामने आंसर है. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर योर कॉन्फिडेंस, for your thirst of the knowledge,
अभी आप पेपर में अपने सामने डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, इसके सामने पूरी डिटेल एक्सप्लेन की गई है। ये जो पेपर में क्या आपको बता रहा है कि भाई पोलरीमीटर क्या होता है, साथ में रिफ्रैक्टोमीटर की डिस्क्रिप्शन भी बता रहा है, सिमिलरली इस तरह फोटोमीटर की डिस्क्रिप्शन भी बता रहा है और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की भी बात कर रहा है। सो इट्स एन इन्फॉर्मेशन, यू कैन फाइंड इट आउट, यू कैन नोट दैट ऑल्सो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है 67। The rate of a reaction involving ions can be studied by the method. अब फिजिकल मेथड रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है, हम कंडक्टिविटी मेथड पढ़ के आए हैं ना, आयंस की मूवमेंट। मेरे पास एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है। लेट्स सपोज जो मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था कि रिएक्टेंट एक आयनिक मटेरियल है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो आयंस, अब जब उसके आयन थे, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, तो वो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयंस, यानी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कर रहा था जी। अब जब वो कंडक्शन हो रही है, ओके, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है और जो प्रोडक्ट बन रही है वो नॉन कंडक्टर है, लेट्स सपोज, तो मेरे पास कंडक्टिविटी कम होती जा रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी कंडक्टिविटी में जो जो फर्क आ रहा है, मैं उसका अंदाजा कैलकुलेट कर लेता हूं और फिर मैं उस वहां से रेट ऑफ द चेंज इन द कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम कैलकुलेट कर लेता हूं। गॉट इट? सो मेरे पास इसको कंडक्टिविटी मेथड कहते हैं। द चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। डिलेक्टोमीट्री का आप जानते हैं, द स्मॉल वॉल्यूम चेंज होती है जिसमें। रिफ्रैक्टोमीटर में आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, जिसको वही भी मैंने एक्सप्लेन भी किया। फिर उसके बाद हम ऑप्टिकल रोटेशन, जिसकी बात अभी क्वेश्चन की आई थी, प्रीवियस क्वेश्चन था, जो कि पोलरीमीटर की बात कर रहा था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयंस, इसकी बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 68 है, इन सम रिएक्शंस a product formed act as a catalyst. Beautiful question. अगर आपके पास केमिकल रिएक्शन हो, लेट्स सपोज कि मैं एसिड की प्रेजेंस में एक रिएक्शन करता हूं, आपके सामने मिसाल याद है जो मैंने डिस्कस भी की थी एस्टरिफिकेशन के इस सिनेरियो में। तो जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो मेरे पास एस्टर्स का जो हाइड्रोलिसिस होता है तो एसिड ही बनता है, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, अब प्रोडक्ट में भी एसिड बनता जा रहा है। अब जाहिर बात है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज बीइंग जनरेटेड और जो प्रोडक्ट है वही कैटालिस्ट के तौर पे काम कर रही है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑटो कैटालिसिस या ऑटो कैटालिस्ट, वो उसका जो फिनोमेनन है वो सामने आता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द मॉलिक्यूल्स पोसेस ग्रेटर एनर्जी। अच्छा, इनको पहले स्टेटमेंट्स को मैं जस्टिफाई कर दूं। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, भाई आप लोग जानते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, आपने चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था, आपने चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था, आपके रिएक्टेंट्स की एनर्जी बेशक ज्यादा थी या प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा थी, माय डियर स्टूडेंट्स, दरमियान में इनको निकाल के एक स्टेट आती है जहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि ट्रांजिशन स्टेट होती है, कि जहां पे पहुंचना जरूरी होता है उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए। तो मेरे पास अगर इस फैक्टर को देखा जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिएक्टेंट की होती है कि प्रोडक्ट की होती है, और ऑप्शंस में उसने ट्रांजिशन स्टेट भी दे दी है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की होती है जहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है, जहां पे हाई एनर्जी के ऊपर यूनिट्स मौजूद होते हैं, बॉन्ड मेकिंग ब्रेकिंग हो रही होती है। क्लियर है? सो वेरी सिंपल आंसर, चार्ली इज माय आंसर। जो ट्रांजिशन स्टेट है वहां पे मैक्सिमम एनर्जी, एंड यू नो द ग्राफ, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 70 है, in zero order reaction the rate is independent of, अभी हमने डिफाइन भी किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, आप लोगों को पता है, जो कि किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे, that is independent from the concentration of the reactant, that depends upon the parameter, like photosynthesis में मैंने बात की थी लाइट पे, और मैंने यहाँ पे एक और बात की क्लैरिटी की थी, माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैटालिस्ट वर्ड नहीं यूज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जनरली बच्चा मिस्टेक कर जाता है कि कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होने वाले जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। भाई मैंने आपको क्लियर करके बताया, क्या कैटालिस्ट रिएक्शन स्टार्ट कर सकता है? नहीं, कैटालिस्ट सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है, वो रिएक्शन जो हो सकता है उसको स्पीड अप करता है। सो कैटालिस्ट वाला जो रिएक्शन है डेफिनेटली उसके बगैर भी हो सकता है, ठीक है? तो जो कैटालिस्ट यूज करने वाला रिएक्शन है उसको हम नहीं कहेंगे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हाँ, रिएजेंट की रिक्वायरमेंट वाला, कि जब तक एक रिएजेंट का एक सर्टेन यूनिट, कोई नेसेंट हाइड्रोजन, कोई नेसेंट ऑक्सीजन नहीं बनती, तब तक रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएजेंट डिपेंडेंट जो होते हैं डेफिनेटली देयर द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। फोटोसिंथेसिस में लाइट है, होमोलाइसिस हो रहा है या हेटेरोलाइसिस हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस आ रही है, तो हमारे पास रिएजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं जो कि उस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं जिसने रिएक्शन करवाना है, जो कि
रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। सो ये सारी डिटेल को रिवाइज करने का मतलब ये था कि ये बड़े सिंपल से आंसर्स हैं, लेकिन इन आंसर्स को जस्टिफाई करने में जो रेलेवेंट एमडीकेट के क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए क्लियर किए जाएं और आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए और आप कॉन्फिडेंट हो जाएं। सो चार्ली ऑप्शन इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। The addition of the catalyst on the reaction system will, addition of the catalyst अभी बात की है उसको सुन लेते हैं। Increase the rate of the forward reaction only, ये बैकवर्ड रिएक्शन ओनली। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, मैंने बोली थी, मैंने कहा था कैटलिस्ट के एडिशन से ना पोजीशन चेंज होती है ना वैल्यू चेंज होती है केसी की, और हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो इंक्रीज होता है दोनों तरफ का होता है। क्यों भी केसी क्यों डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि जितनी स्पीड एनर्जी बैरियर डाउन आ गया ना, आपकी सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी कम आ गई फॉर बोथ बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड रिएक्शन, दोनों के लिए। क्लियर है? सो दोनों तरफ का रिएक्शन स्पीड अप होगा। सो मेरे पास Charlie option is my answer, which states increase the rate of the both forward as well as the backward reactions. Clear है? बड़ा सिंपल और खूबसूरत सवाल है। क्वेश्चन नंबर 72। For the reaction A plus B is equal to C, दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रही है। स्टेटमेंट गौर से पढ़िएगा, वो जो तमाम प्रैक्टिस ये बातें लेक्चर में की गई उनको ज़हन में रखिएगा। It is found that the order of the reaction of A is 1. अच्छा, उसने ए फैक्टर का ऑर्डर, मतलब जो एक्सपोनेंट लिखेंगे ना, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो खुद बता रहा है, वो हमें खुद बता रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट इज बीइंग कैलकुलेटेड, और वो कैलकुलेट की गई है ए के लिए 1 एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी इज हाफ। ओके, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर इंक्रीज्ड 4 times, इसे मैंने सॉल्व किया है, वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड। My dear students, क्वेश्चन नंबर 72। रिएक्शन मैंने जो उसने गिवन स्टेटमेंट दी उसको लिख दिया, A plus B is equal to C। अब वो जो स्टेटमेंट बोल रहा है, पहले तो मैं रेट इक्वेशन लिखता हूं ना आपके सामने, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन। अब जो उसने मुझे वैल्यूज बताई, कहता है कि ए को ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 है ए के लिहाज से और बी के लिहाज से हाफ है, तो मैंने सिंपल प्लेस कर दिया, ये मैंने पहले प्लेस कर दिया। अब मैंने उसकी सेकंड स्टेटमेंट सुनी, वो कहते हैं अगर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 4 times इंक्रीज कर दी जाए, लेट्स सपोज ये 1 थी तो उसको 4 times कर दिया, 4 कर दिया, तो मेरे पास क्या इफेक्ट आएगा रेट ऑफ रिएक्शन पे? यू कैन सी दैट, वेरी सिंपल, यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट। मेरे पास 8 times हो जाएगा। सो मेरे पास जो ऑप्शन आती है, द रेट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर मल्टीप्लाई विद 8। क्लियर है? सो आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, वेरी सिंपल एंड क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, डियर स्टूडेंट्स, The minimum amount of energy required for an effective collision, collision theory की बात ज़हन में रखिएगा, इस तरह transition state theory को भी ज़हन में रखिएगा। Effective collision is called activation energy. Okay. Which of the following statement is incorrect about activation energy? अच्छा, in activation energy of an exothermic reaction in the forward reaction is less than that of the backward reaction। सही कह रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ सिर्फ जेन में वो ग्राफ सोचें। मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, प्रोडक्ट एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, वो जो बैरियर है वो तो अपनी जगह पे है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है थोड़ी एनर्जी, क्योंकि रिएक्टेंट हाई एनर्जी पे है, लेकिन रिवर्स करना हो तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत कम है, तो वो बैरियर ज्यादा क्रॉस करना पड़ेगा। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, हमने इनकरेक्ट चूज करनी थी। बीटा में कहता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लें। एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा है, एक रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, अगर उसने रिवर्स आना है तो उसको बैरियर कम यूज करना पड़ेगा। सही स्टेटमेंट है। चार्ली कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एक्टिवेशन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यहां पे एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, आप जानते हैं अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी भी सिस्टम का, किसी भी रिएक्शन का, तो क्या एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं? हर किसी आपके रिएक्टेंट्स की एनर्जी इंक्रीज होती है या प्रोडक्ट्स की एनर्जी इंक्रीज होती है। एक्टिवेशन एनर्जी जहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनना है वो वैल्यू सेम रहती है। हाँ, आपकी अप्रोच आसान हो सकती है। आप जो कहते हैं ना टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास प्रोडक्ट जल्दी बन जाती है, बाज रिएक्शन फास्ट हो जाते हैं, जो एंडोथर्मिक की नेचर होते हैं, तो उसकी जस्टिफिकेशन ये नहीं होती कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, बिल्कुल नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, ये सही स्टेटमेंट है। असल में आप रिएक्टेंट को इंक्रीज करते हैं, हमने इनकरेक्ट को चूज करना था। अभी तक 3 ऑप्शंस ठीक हैं। डेल्टा में कहता है एक्टिवेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इक्वेशन पढ़ी थी के इज इक्वल टू ए माइनस ई ए ओवर आर टी। माइनस ई ए उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के।
बट इसका मतलब माइनस ई ए का मतलब है 1/EA, जिसको मैंने लेक्चर में वाज़ेह किया, तब दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर हम इक्वेशंस पढ़ते थे, अरहीनियस इक्वेशंस की बात कर रहा हूं, तो मैंने उसमें जब बात की थी तो मैंने कहा था माइनस ई ए का मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, तो ऑफ कोर्स एक्टिवेशन एनर्जी कम होने का मतलब रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, और अगर ज्यादा होगी तो रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है, तो ये कह रहा है डायरेक्ट, बिल्कुल गलत कह रहा है। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 74 है, फॉर द रिएक्शन, उसने एक रिएक्शन दी है कि 2NO + O2, द रेट इक्वेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज। जब हम रिवर्स रिएक्शन करेंगे इसका, माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, तो अब इसका रिएक्टेंट क्या होगा? You know, the rate law, Gutenberg's and the Weight law जो है, rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the concentration of the reactants. ठीक है, ओके। अब जब मैं रिवर्स रिएक्शन करता हूं तो मेरे पास रिएक्टेंट है 2NO2, तो मैं सिंपल NO2 की कॉन्सेंट्रेशन और 2 मोल्स है तो उसका स्क्वायर ले लूंगा, एक्सपोनेंट में 2 आ जाएगा। वेरी सिंपल, मैं रिवर्स रिएक्शन की जो बेस्ट इक्वेशन चूज करता हूं वो मेरे पास जो आंसर है that is Charlie option, the correct option Charlie। very simple question that was। अब यहां से आपको ये भी अंदाजा हो सकता है कि केमिकल इक्वेशन देके MCAT में किस तरह के क्वेश्चन को पूछ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है। अच्छा, ये ग्राफ्स की बात कर रहा है, रिएक्टेंट दे दिए, प्रोडक्ट दे दिए, एक्टिवेशन एनर्जी का गैप भी बता दिया, उसको लेबल कर दिया, मतलब E1, E2 और E3। और क्वेश्चन क्या करता है? वेरी सिंपल, वो कहता है Which expression represents the energy for the forward reaction? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? उतनी एनर्जी हो कि एक्टिवेशन एनर्जी में से, हाई एनर्जी में से उसकी जो रिएक्टेंट की एनर्जी उसको माइनस कर देंगे। सो व्हाट यू आर गेटिंग ओवर हियर, मेरे पास जो आंसर है सुटेबल मोस्ट, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, E1 - E2। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी ओवर एंड अबव द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, अच्छा, which enable them to cross over the energy barrier। ठीक है, हम जानते हैं एक्टिवेशन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, डिफाइन कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। कहते हैं मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शंस को मार्क करना है। नंबर 1 स्टेटमेंट कहता है, माय डियर स्टूडेंट्स, कहता है एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक कहते हैं। अच्छा, अभी हम बाकी पढ़ लेते हैं। It does not depend on the concentration of the reactants। Exactly, activation energy concentration of the reactants पे depend नहीं करती। नंबर 3, it does not change with the temperature। इसकी अभी मैंने बात की थी, तो temperature is not going to affect the activation energy। उसने पूछा था कि बताओ कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, सारी स्टेटमेंट ठीक है, ये 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास जो आंसर है दैट इज द डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, which one of the following correctly represents the units of the rate constant for the first order reaction। मैंने लेक्चर में बताया था कि आपको इनके यूनिट्स फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर सेकंड ऑर्डर एंड फॉर थर्ड ऑर्डर याद होने चाहिए। और आपको पता है कि मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3। क्यों? क्योंकि एक टाइम के ऊपर मैक्सिमम जो कोलिजन हो सकता है वो 3 डायमेंशंस में हो सकता है। क्लियर है? सो मैक्सिमम वैल्यू 3, फोर्थ ऑर्डर नहीं होता। तो ये तमाम यूनिट्स की भी रिवीजन होगी, ऑर्डर्स की भी रिवीजन कर दी। मैं जानता हूं बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं उसके यूनिट क्या होते हैं हमारे पास? पर सेकंड, सिर्फ पर सेकंड होता है, क्योंकि जब उसको कैलकुलेट करते हैं बेटर नो हमारे पास वो क्रॉस हो जाता है। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसको हमने प्रैक्टिस भी किया हुआ है कॉन्सेप्ट की बेस पे भी। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। इन द हाबर-बोश प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, द क्वीन ऑफ केमिकल्स, व्हाई आयरन कैटलिस्ट फाइनली डिवाइडेड। आपको मैंने बताया था कैटलिस्ट की केमिस्ट्री में कि जब भी किसी कैटलिस्ट को फाइनली डिवाइडेड मीन बारीक तरीन पीसेस में कर देते हैं, जस्ट टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, द सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि रिएक्शन जल्दी हो सके। सो मेरे पास जो तमाम ऑप्शन है उसमें से डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 79। पेपर आपके सामने है। विद द इंक्रीज ऑफ द 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। हाँ, हम जानते हैं, अभी करके भी आए हैं। दिस इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन इज ड्यू टू, ये जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में और लेक्चर में भी बात की थी। अब दोबारा क्वेश्चन आ गया, वो कहते हैं दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन इज ड्यू टू, ऑप्शंस पढ़ते हैं। डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं, टेम्परेचर तो इफेक्ट नहीं करता। डिक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन्स, बिल्कुल रिवर्स कह रहा है, कोलिजन्स तो इंक्रीज करते हैं।
इंक्रीज इन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, बिल्कुल इरेलीवेंट बात है, गलत बात है, ये सारी बातें इरेलीवेंट है. Increase in the number of effective collisions. Yes, this is my answer. Because when you excite, when you give the temperature, उनकी speed बढ़ती है. Temperature mean kinetic energy बढ़ती है. जब kinetic energy बढ़ती है तो possibility of the effective collisions बढ़ जाती है, जिसकी वजह से reaction speed up हो जाता है. So delta option is my answer. Question number 80 की बात करते हैं my dear students. कहता है question statement में, when the change in concentration is 6 into 10 raised power minus 4 mole per decimeter cube, delta C की value दे दी है. And the time for that is 10 seconds. The rate of reaction, very simple. इसे मैंने solve किया, next board पे देखते हैं. Well, dear students, question number 80, very simple question. उसने जो values दी, मैंने इस rate of the reaction, rate पूछ रहा है ना, change in concentration per unit time, जितना time change हुआ है, with the passage of time values मैंने put कर दी हैं. और टाइम गेटिंग 10 सेकंड नीचे था, तो 6 into 10 raised power minus 4 ऊपर जाके -5 हो जाएगा. मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि सेकंड्स में बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली आई एम आंसरिंग दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो मेरे पास जो आंसर आता है डेल्टा ऑप्शन है, इसको सॉल्व इसलिए किया है सो दैट यू कैन गेट द कॉन्फिडेंस कि दिस इज नॉट अ बिग न्यूमेरिकल, दिस इज एमडी कैट. इसमें आस्था से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको आंसर करने होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, पेपर आपके सामने माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 81. रोल ऑफ अ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज, रोल ऑफ अ कैटलिस्ट, क्या रिएक्शन स्टार्ट करना? नहीं, रिएक्शन स्टार्ट नहीं करता. ये मैं बहुत अहम लाइन बार बार बोल रहा हूँ, स्पीड अप करता है बस. अब देखें क्यों स्पीड अप करता है, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, अब कहता है डिक्रीज द यील्ड ऑफ अ रिएक्शन. नहीं, ऐसा तो नहीं होता, यील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होता. आप बस इक्विलिब्रियम की वैल्यूज को सस्टेन करते जाएं. फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में स्पीड बढ़ी है ना, रिएक्शन स्पीड अप हुआ है. बस आपने यील्ड को तो अपनी स्किल से कंट्रोल करना है. अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर को लोअर करना है, एंडोथर्मिक है तो उसको फास्ट करना है. विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने अपनी जो प्रोडक्ट है उसको विथड्रॉ करना है. तो ये तो नहीं इससे एसोसिएटेड. डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं, बिल्कुल रेलेवेंट है. इंक्रीज द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, ये भी मैं डिस्कस करके हूं, नथिंग टू डू विद दैट. कैटलिस्ट हैज नथिंग टू. डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. कैटलिस्ट कहता है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, सिर्फ ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, स्पीड अप कर देता है कि जल्दी रिएक्शन हो जाता है और दोनों तरफ का रिएक्शन स्पीड अप होता है, क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दोनों तरफ के लिए नीचे आती है. क्लियर है, इसकी हम डिस्कशन कर चुके हैं. डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 82 है डीएक्टिवेशन ऑफ अ कैटलिस्ट. डीएक्टिवेशन ऑफ अ कैटलिस्ट by small amount of impurity present in the system, your starting material is called पॉइजनिंग ऑफ द कैटलिस्ट. अब कैटलिस्ट की पॉइजनिंग कर रहा है वो, अब कैटलिस्ट को पॉइजन कर रहा है क्योंकि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर रहा है वो बाय एडिंग एन इंप्योरिटी. दैट इज कॉल्ड एज द पॉइजनिंग ऑफ द कैटलिस्ट. वेरी सिंपल. सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. और बिल्कुल इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसी पेपर के स्टार्ट में मैं डिस्कस करके आया हूं, जिसमें मैंने इनहिबिटर को चूज किया था और उसकी भी जस्टिफिकेशन दी थी, और इसकी भी जस्टिफिकेशन दे रहा हूं कि अब वो चूंकि कैटलिस्ट को स्लो डाउन कर रहा है तो इसलिए मैं उसका आंसर करूंगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 83. Which of the following formula is used to determine the order of the reaction? Order of the reaction by using the half life method. हमने कैलकुलेट किया हुआ है. अब फॉर्मूला मुझे याद है, आपको भी याद है, आपने मेमोराइज किया हुआ है, जिसमें हमने log की वैल्यू ली थी, फिर T1 T2 और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की भी बात की थी. सो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, पेपर आपके सामने. अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल एंड क्लियर. दिस इज द फाइनल कंक्लूसिव फॉर्म. अगर मुझे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता हो, और अगर मुझे टाइम का पता हो, और अगर मुझे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो मैं फाइंड आउट कर लूंगा. यानी टाइम में से, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में से कोई सी, इन तीन में से कोई सी दो चीजें पता हो तो आई कैन फाइंड इट आउट. इनमें से कोई भी एक तीसरी चीज जो रिमेनिंग है उसे फाइंड कर सकता हूं. सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल फार्मूला, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 84 है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन? कोलिजन थ्योरी बिल्कुल करती है, कोलिजन थ्योरी. ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी करती है. ये दोनों थ्योरीज आप जानते हैं. कोलिजन के लिए इफेक्टिव कोलिजन की केमिस्ट्री याद रहे, खास एनर्जी हो, खास ओरिएंटेशन हो, फिर हमारे पास जो कोलिजन होता है दैट इज एन इफेक्टिव कोलिजन व्हिच इज गोइंग टू ब्रिंग अ सर्टेन चेंज. अदरवाइज तो कोई चेंज नहीं होती. और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, एक सर्टेन एनर्जी लेवल पे पहुंचता है, ट्रांजिट होता है. तो डेफिनेटली दीज बोथ थ्योरीज आर द आंसर. सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर क्वेश्चन नंबर 84 में. क्वेश्चन नंबर 85. इक्वेशन लिखी है 2a + b, प्रोडक्ट बना रहे हैं. खूबसूरत सवाल है एमडी कैट के, मैंने सॉल्व भी किया. मैं स्टेटमेंट पहले पढ़ता हूं, जरा देखें. स्टेटमेंट के ऊपर इसकी वर्किंग करता हूं. कहते हैं इफ इन द रिएक्टेंट्स b इज इन एक्सेस, b एक्सेस में है तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड करेगा? नहीं.
फिर सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा जो लिमिटेड अमाउंट में जो इफेक्ट करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। गॉट इट। और इसकी वजह से हम ऑर्डर कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है। अब वो क्वेश्चन कर रहा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन with respect to the A in the given timetable is, में से मैंने सॉल्व किया on the white board। My dear student 2A plus B प्रोडक्ट बना रहे हैं। अच्छा, मैंने रेट इक्वेशन लिखी है अकॉर्डिंग टू द गुडबग्स एंड द वैग्स लॉ। मैंने रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड ही मैंने शो किया है, तो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी ये दोनों रिएक्टेंट्स लिख दिए हैं। बी एक्सेस में है, मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा। अब मेरे पास रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, किसके एक्सपोनेंट पे, 2 पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर मेरे पास ये जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 2 है, उसके मुताबिक दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ए। तो यही उसका क्वेश्चन था। इतनी लंबी स्टेटमेंट लेकिन बहुत आसान सवाल, बड़ा खूबसूरत सवाल था, जिसकी वजह से मैंने इसको आंसर किया। सो इट्स अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। वेल माय डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेस टेस्ट, वेरी ब्यूटीफुल टेस्ट दैट वाज। उम्मीद करता हूं कि इसको सुन के आप लोगों के रिएक्शन काइनेटिक्स के हवाले से जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी रिवीजन भी हुई है और करेक्शन भी हुई है और इंप्रूवमेंट भी आप इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।